गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 59 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि डियर हम लोग लास्ट लेक्चर में रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग को कंप्लीट किए थे एंड हम लोग लास्ट लेक्चर में रोलिंग से रिलेटेड डिफेक्ट को भी कंप्लीट किए थे। तो आज का लेक्चर डियर हम लोग क्या करेंगे, मेटल फॉर्मिंग का नेक्स्ट पार्ट फोर्जिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर उस फोर्जिंग के हम लोग टाइप्स एंड उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस भी मेटल फॉर्मिंग का एक टाइप है। मेटल फॉर्मिंग के टाइप एक हमारा क्या है, फोर्जिंग प्रोसेस है। इसको हम लोग देखो डियर दो तरीके से डिस्कस करते हैं। ये जो हमने आपको डिस्कशन किया था, एक तो हम लोग स्ट्रिप पर हम लोग क्या करते हैं, शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग ले लेते हैं बिलेट, या तो हम लोग ले लेते हैं बिलेट कॉमा ब्लूम कॉमा स्लैब। अब इन बिलेट, ब्लूम और स्लैब पे जो हम लोग मास में इनके शेप और साइज को चेंज करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डियर, वो हमारा क्या होगा, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन कॉमा ड्राइंग या वायर ड्राइंग। और ये जो स्ट्रिप हम लोग लेते हैं, पट्टी लेते हैं, प्लेट लेते हैं, उस स्ट्रिप से हम लोग क्या करते हैं, कॉइन बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉइनिंग कॉमा हम लोग ड्राइंग प्रोसेस भी करते हैं। हम लोग ड्राइंग प्रोसेस भी करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं डियर, मेटल फॉर्मिंग के टाइप हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्लेट क्या होते हैं, ब्लूम क्या होते हैं, स्लैब क्या होते हैं, स्ट्रिप्स क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, रोलिंग प्रोसेस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मेटल फोर्जिंग प्रोसेस। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग, देन क्वाइनिंग वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर, पहले हम लोग ये देखते हैं फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि हम लोग रोलिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे डियर, ये मान लेते हैं ये वर्क पीस हमारा था। अब ये इसका क्रॉस सेक्शन था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, आप ऐसा देखिए, ये मान लीजिए कि एक रोलर हम लोग यूज कर रहे थे इस तरीके से, और इस रोलर पे ये हमारा वर्क पीस था। इस वर्क पीस को जब हम लोग पूरा देखते थे डियर, ये रोलर हमारा कुछ ऐसा होता था, और ये इसका क्रॉस सेक्शन होता था। अब इस क्रॉस सेक्शन की जब बात करते थे, ये हमारा होता था इसका एक्चुअल क्रॉस सेक्शन वर्क पीस। इसी क्रॉस सेक्शन को हमें रिड्यूस करना होता था और इसकी इस लंबाई को इंक्रीज करना होता था। जब ये इधर आता था डियर, तो ये इस क्रॉस सेक्शन में रिड्यूस होता था, ये हमें फाइनल क्रॉस सेक्शन मिलता था। तो रोलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, देखो ये कंप्रेसिव फोर्स लगाते थे और शियर फोर्स लगाकर मटेरियल के क्रॉस सेक्शन को कम करते थे और लंबाई को बढ़ाते थे। इसी प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते थे रोलिंग प्रोसेस। लेकिन फोर्जिंग प्रोसेस क्या होगा, अब आप समझिए। अच्छा, रोलिंग में हमेशा ध्यान देना कि रोलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, इनिशियल क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करते थे। इनिशियल क्रॉस सेक्शन will reduce by rolling प्रोसेस। लेकिन अब आपको डियर हम बता रहे हैं, फोर्जिंग प्रोसेस में हम लोग क्या इनिशियल क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे, बाय द यूज ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। इसमें था बाय द यूज ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। लेकिन अब आइए डियर आगे बढ़ते हैं फोर्जिंग प्रोसेस में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा मटेरियल था, अब इस बिलेट को हम लोग उल्टा रख देंगे। मान लीजिए ये बिलेट था, अच्छा इसका क्रॉस सेक्शन आपका ये था। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, एक ये हमने ले लिया डाई, ये हमने ले लिया
एक दूसरी डाई, इस वर्कपीस को ऐसा रख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर, इस वर्कपीस को इस तरह से रख देंगे। देखिए ये इसकी एक्सिस है और ये इसका क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। अब इस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसकी जो लेंथ है डियर, वो लेंथ आपकी डिक्रीज होगी और ये क्रॉस सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने देखा कि रोलिंग प्रोसेस में हम लोग वर्कपीस की क्रॉस सेक्शन को घटाते थे और उसकी लेंथ को इंक्रीज करते थे, लेकिन फोर्जिंग प्रोसेस में जस्ट अपोजिट हो गया। रोलिंग में भी हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे, फोर्जिंग में भी कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्जिंग में क्या हो रहा है कि वर्कपीस का क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा आफ्टर फोर्जिंग और उसकी लंबाई डिक्रीज करेगी। क्या पूरी रोलिंग में यही प्रोसेस अप्लाई होगा? ऐसा नहीं है माय डियर। मोस्ट ऑफ द रोलिंग प्रोसेस the cross section of workpiece will increase and the length of workpiece will decrease, but in some rolling process cross section are decrease and length are increase। इसमें भी सेम आपका रोलिंग की तरह होता है। जैसे आपको एक डायग्राम बना के यहाँ से हम समझा दें। यहाँ पे क्या होगा डियर, मान लेते हैं ये आपका डाई हो जाए और ये डाई की ओपनिंग हो जाए। अब यहाँ हम क्या करें, ये मटेरियल ले लें। अब इस मटेरियल को हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, ये इसके क्रॉस सेक्शन को घटाकर इस तरफ जितना इसका क्रॉस सेक्शन होगा, देखिए पहले इसका क्रॉस सेक्शन ये था, अब इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया। तो रोलिंग प्रोसेस की तरह इसमें भी प्रोसेस दिखाई देता है, लेकिन इन सम केसेस, मैक्सिमम केस में आपका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा और लेंथ आपकी घटेगी। तो ये हमारा कहलाता है डियर फोर्जिंग प्रोसेस। चलिए अब इस फोर्जिंग प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और मटेरियल के शेप को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसकी बात करते हैं। देखिए फोर्जिंग इज ए प्रोसेस इन विच द वर्कपीस इज शेप्ड बाय कंप्रेसिव फोर्स। वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड शेप में लाने की कोशिश करते हैं बाय द अप्लाई ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। देन आफ्टर अप्लाइड थ्रू वेरियस डाई एंड टूल्स के माध्यम से हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे कहलाएंगे डाई, ये हमारी कहलाएंगे डाई, और भी टूल्स का यूज करके हम लोग इसको कंप्रेस करके रिक्वायर्ड शेप और साइज में लाते हैं। देन आफ्टर इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेटल वर्किंग ऑपरेशन डेटिंग बैक लीस्ट 4000 BC। यह सबसे पुराना प्रोसेस है डियर। मैक्सिमम जब हम लोगों का मानव आदि मानव कन्वर्ट हुआ था, तो जो पत्थरों से हम लोग मेटल का फॉर्मेशन किए, हम लोगों ने क्या किया कि जानवरों को शिकार करने के लिए कुछ औजार बनाने शुरू किए। तो उन औजार पे हम लोगों ने हैमरिंग एक्शन करना शुरू किया। हैमरिंग एक्शन जहां पर हमने किया, वहां पर हमने मेटल को पीट कर उसके शेप को चेंज करना शुरू किया। वही प्रोसेस हमारा कहलाया डियर मेटल फोर्जिंग प्रोसेस। तो ये हमारा होता है। अब ये कब से शुरू है, 4000 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से लगभग 4000 वर्ष पहले। मतलब आज से देखा जाए तो हम लोग 21वीं सेंचुरी में चल रहे हैं। मतलब 2000 साल कंप्लीट हो गए हैं प्लस 4000 साल, यानी कि आज से लगभग 6000 साल पहले हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। तब का यह प्रोसेस हमारा है जो अभी तक चला रहा है। बस आज के समय में हम लोग इसे और नॉन कन्वेंशनल तरीके से डेवलप करके बहुत ज़्यादा यूजफुल में ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, फोर्जिंग वाज फर्स्ट यूज टू मेक ज्वेलरी। इसका यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। कॉइन या सिक्के वगैरह जो हम लोग यूज होते हैं मार्केट में, छोटे छोटे कॉइन्स 1-2 रुपये 5 रुपये के, उनके लिए यूज करते हैं। एंड वेरियस इम्प्लीमेंट बाय द हैमरिंग मेटल विथ टूल्स मेड ऑफ स्टोन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल को बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग चाहते तो कास्टिंग से भी इसको बना सकते थे, लेकिन माय डियर कास्टिंग से जो वर्कपीस बनेगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब फोर्जिंग से बनने वाले वर्कपीस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बिकॉज अब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो मटेरियल के अंदर जितने भी वॉइड्स वगैरह होते हैं
पोरोसिटी वगैरह होती हैं, वो सब कंप्रेस होकर रिड्यूस हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं। मटेरियल के मॉलिक्यूल्स कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद बहुत पास पास आ जाते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए माय डियर, जहां पे हमें हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होती है वहां पे हम लोग मेटल फोर्जिंग के द्वारा ही वर्कपीस को बनाकर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो क्रेन हुक की बात कर रहे हैं, क्रेन हुक, अब आप देख रहे हैं डियर, इतने ही साइज के हुक से हम लोग क्या है कि लगभग 10 टन या 20 टन ऑफ वर्कपीस को लिफ्ट कराते हैं। अब आप सोचो कि इसे कितना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डियर इसे हम लोग कास्टिंग से बनाते तो ये जो हमारा 20 टन ऑफ वर्कपीस को लिफ्ट कर रहा था वो यहां से बेंड होकर या क्रैक करके टूट सकता। इसीलिए हम इस हुक को केवल और केवल फोर्जिंग प्रोसेस से ही बनाते हैं। सेकेंड बात कर रहे हैं डियर, जब टार्क ट्रांसमिशन में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहे थे। जब पिस्टन सिलेंडर आपने देखा तो जब पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए पिस्टन के गजन पिन से कनेक्टिंग रॉड को ले गए क्रैंक शाफ्ट तक, तो कनेक्टिंग रॉड आपका बीच का एलिमेंट हो गया जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन तक पहुंचाने के लिए कहां तक ले गया, क्रैंक शाफ्ट तक ले गया, और क्रैंक शाफ्ट आपका रोटेट करने लगा। तो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट को बहुत ज्यादा पावर लगाकर उस मोशन को ट्रांसफर करना पड़ रहा है। उस समय उस पर बहुत टॉर्क जनरेट होगा जिसे बियर करना नॉर्मल मटेरियल की बस की बात नहीं है। इसीलिए डियर, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट को केवल और केवल हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आवर जेई एग्जाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्रैंक शाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड विल प्रोड्यूस बाय, 4 ऑप्शन देगा, फोर्जिंग, रोलिंग एंड आपका देगा कास्टिंग एंड आपका देगा पाउडर मेटलर्जी। तो हम लोग किससे बनाते हैं, मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं मेटल फोर्जिंग ऑपरेशन। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब फोर्जिंग प्रोसेस हम लोग कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखो डियर, एक आपका टॉप डाई हो गया, एक आपका बॉटम डाई हो गया। ये बॉटम डाई हो गया, ये टॉप डाई हो गया। दोनों डाई के बीच में इस मेटल को देखो, डाई में यहाँ क्या था, ऊपर आपके डाई में ये कैविटी बनी हुई और नीचे वाले डाई में ये कैविटी हमारी बनी हुई थी। ये आपका नीचे वाली डाई हो गया और ये आपका टॉप वाली डाई हो गया। दोनों डाई के बीच में डियर हमने क्या किया, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर वर्कपीस को रखा। अच्छा, इस वर्कपीस को हम कोल्ड या हॉट दोनों स्टेट में रखेंगे, लेकिन हॉट स्टेट में मेटल ज्यादा स्प्रेड होगा कम पावर फोर्स लगाकर। तो इसीलिए मेटल फॉर्मिंग को भी हम लोग मैक्सिमम हॉट वर्किंग से करते हैं, कोल्ड वर्किंग में कम करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हॉट वर्किंग में मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, जब हमने इस वर्कपीस को इसके शेप में रखा, अब जब इस डाई से हम टॉप डाई से प्रेशर फोर्स अप्लाई करने लगे तो यह वर्कपीस क्या होगा, धीरे धीरे इस तरीके से इसके शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम जब यह कूल्ड होगा तो इस डाई को ओपन करके वर्कपीस को बाहर निकाल लेंगे, तो ये वाला शेप इस वाले शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला शेप किस में कन्वर्ट हो जाएगा डियर, ये वाला शेप इस वाले शेप में लगभग इस तरीके से शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोर्जिंग प्रोसेस। अब आपने देखा कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, जिस वजह से इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इसके ग्रेन्स पास पास आ जाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ये आपका हो गया फोर्जिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या है डियर, इस डाई के यूज होने के टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे देखो एक हमने क्लोज डाई फोर्जिंग यहाँ पे लिख रखा है। क्लोज डाई फोर्जिंग का मतलब मेटल के हमने क्या किया, डाई के अंदर रख के फिर डाई को कंप्रेस कराना शुरू किया, मेटल उसी डाई के अंदर ही अपने शेप को चेंज करेगा। ऐसी फोर्जिंग को डियर हम लोग बोलेंगे क्लोज डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग हमारा क्या है डियर, देखो इस तरीके के शाफ्ट को यहाँ पे रखा, ऊपर ये हमने डाई लगाया, नीचे डाई लगाया और इसे आगे बढ़ाते शुरू करते गए, तो ये इस टाइप का इसका शेप घटता चला गया। तो ये ओपन है, ओपन एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो रहा है, इसे बोलते हैं ओपन डाई। बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है डियर, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर फोर्जिंग प्रोडक्ट की बात करें तो फोर्जिंग प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से यूज किए जाते हैं,
तो मैक्सिमम जैसे हमने आपको बताया, ये जो हुक की बात की, क्रेन हुक की बात की, तो ये सारे हमारे जैसे बेल क्रैंक लीवर, क्रेन हुक, ये सब हाई स्ट्रेंथ के रिक्वायर्ड होने चाहिए। और बोल्ट एंड रिवेट्स, जो रिवेट वगैरह हम लोग बनाते हैं जहां पर हाई स्ट्रेंथ रिवेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग फोर्जिंग से बनाते हैं। देन आफ्टर कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट कॉमा शाफ्ट फॉर टरबाइन। आप देख रहे हो टरबाइन पर हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत हैवी डायमीटर की टरबाइन, लगभग 2 से 3 मीटर या 1-1 मीटर डायमीटर की और 12-12 मीटर लंबी शाफ्ट आपकी होती है माय डियर, तो उस पर जब हम लोग क्या करते हैं, उस टरबाइन की शाफ्ट को हाई आरपीएम पर रोटेट कराते हैं, लगभग 3200 आरपीएम, लगभग 3200 आरपीएम पे जो टरबाइन की शाफ्ट आपकी होती है। आप ऐसे देखो डियर, आप ऐसे देखो, ये जो टरबाइन की शाफ्ट होती है, ये प्रैक्टिकली हमने देखा हुआ है कहाँ पे, एनटीपीसी सिंगरौली में, जिसकी कैपेसिटी उस समय थी लगभग 4200, उसकी कैपेसिटी थी 4200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। मतलब ये कैपेसिटी थी एक दिन में इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी उस समय चाइना में थी, उसकी कैपेसिटी थी लगभग 4800 मेगावाट। लेकिन इस समय इसने 1200 मेगावाट के एक और प्लांट को जनरेट कर दिया है, 1200 या आई थिंक A1000, तो ये लगभग 5200 या लगभग 5400 नहीं 5200 मेगावाट, 5200 मेगावाट का एक नया प्लांट जनरेट कर लिया उसी में ऐड करके, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने वाला वर्ल्ड में बन गया था। एनटीपीसी सिंगरौली, शक्तिनगर जो मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था। तो वहाँ पे शाफ्ट को देखा, लगभग 1 से 2 मीटर, ये लगभग 1 मीटर टू 3 मीटर डायमीटर की शाफ्ट होती है, और इसकी लेंथ आपकी लगभग 12 मीटर। अब सोचो आप मेटल की शाफ्ट बनेगी, इतनी हाई लेंथ की बनेगी, तो जब वो घूमेगी तो वो लगभग 3200 आरपीएम पे हम लोग रोटेट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत हाई आरपीएम में नहीं ले जाएंगे, नहीं तो शाफ्ट आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ पे वो आपका, आप जब पावर प्लांट में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाई आरपीएम पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आफ्टर दिस टाइम, जब वो शाफ्ट आपकी हीट होगी, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन या हीट होती है, तो उस समय जब ये शाफ्ट आपकी रुकती है, स्टॉप होती है, तो इसके बेंड होने के चांसेस भी रहते हैं। अब अगर इसके अंदर हार्डनेस और स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ये शाफ्ट ड्यू टू सेल्फ वेट ही बेंड हो जाएगी। आप देखो, बड़ी बड़ी रॉड को लो और लंबी रॉड को जब आप 1-2 किनारे पे आप रखोगे तो वह ऑटोमेटिक सेल्फ वेट की वजह से बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, हार्डनेस प्रॉपर नहीं है। इसीलिए माय डियर, टरबाइन की ब्लेड हमारी बहुत ही पावरफुल और यूजफुल होती है। और सॉरी, ये शाफ्ट, एक एक शाफ्ट की ही कीमत लगभग 2-2, 3-3 करोड़ रुपए होती है, 10-10 करोड़ रुपए होती है। तो इस तरीके से इस महंगे शाफ्ट को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं डियर, फोर्जिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। देन आफ्टर आगे बात करते हैं, गियर्स को बनाने के लिए हम लोग फोर्जिंग शाफ्ट का यूज, फोर्जिंग प्रोसेस यूज करते हैं। और जितने भी मैक्सिमम हैंड टूल्स होते हैं उनको हैमर वगैरह बनाने के लिए, चीजेल बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फोर्जिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर, कोल्ड फोर्जिंग वर्सेस हॉट फोर्जिंग में डिफरेंस। हम ये जानते हैं कि कोई भी, देखो फोर्जिंग जब हम लोग कर रहे हैं डियर, अगर बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर हम लोग करेंगे तो उसे कहेंगे डियर कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। लेकिन बट एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब टेम्परेचर को इतना बढ़ाएं कि मटेरियल के सारे ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएं, उसी को हम लोग बोलेंगे एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। वहां पर कम प्रेशर फोर्स अप्लाई करके भी हम मटेरियल को आसानी से किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होता है एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, या सीधे हम लोग RT लिख दे रहे हैं। एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देखिए इज कॉल्ड हॉट फोर्जिंग। अब सेम आपका जैसे आपका रोलिंग में होता था डियर, कोल्ड रोलिंग और हॉट रोलिंग में डिफेक्ट या एडवांटेज
सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा। अगर कोल्ड फोर्जिंग हम लोग करेंगे तो ज्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सरफेस फिनिश बेटर आएगी, डायमेंशनल एक्यूरेसी हाई मिलेगी। बट हॉट फोर्जिंग में आपको कम प्रेशर फोर्स अप्लाई करके भी मटेरियल को ज्यादा वॉल्यूम आप स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन डिफेक्ट्स क्या मिलेंगे, उस पर डायमेंशनल एक्यूरेसी आपकी एक्यूरेट नहीं मिलेगी। और आपको क्या हीट रजिस्टिंग टूल एंड डाई का यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है। अच्छा, एक हमने आपको जैसे, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कोल्ड फोर्जिंग वर्सेस हॉट फोर्जिंग। जब भी आप कोई भी बात करें, चाहे आप देखो एक नोट पॉइंट की बात करो, चाहे आप रोलिंग की बात करिए, चाहे आप फोर्जिंग की बात करिए, चाहे आप एक्सट्रूजन की बात करिए, जिस भी मेटल की बात करिए, वहाँ पे आप ऐसा देखिए कि जब अगर हम लोग हॉट की बात कर रहे हों, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग हॉट वर्किंग की बात कर रहे हों, हॉट वर्किंग में होगा क्या डियर कि हमारा टूल एंड डाई ये तो हमारा कोल्ड ही रहेगा, ये तो हमारा कोल्ड ही रहेगा। अब ये कोल्ड है और वर्कपीस हमारा हॉट है। मान लीजिए ये वर्कपीस हो गया और ये आपका टूल हो गया, ये भी आपका टूल हो गया। अब आपने देखा कि ये कोल्ड स्टेट में है, ये हॉट स्टेट में है, और हॉट वो भी एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, और ये आपका कोल्ड स्टेट में है। आप थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं, उसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और उनके बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो आफ्टर सम टाइम हीट आपकी हायर एंड से लोअर एंड की तरफ फ्लो करेगी। देन आफ्टर सम टाइम दोनों का टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये इसको टेम्परेचर देगा, ये भी इसको टेम्परेचर देगा, फिर तीनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है या थर्मोडायनेमिक रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए आप समझिएगा कि देखो, जब हम लोग इस कोल्ड डाई और हॉट वर्कपीस जब आपस में कांटेक्ट में आता है, तो हीट क्या होती है, बहुत तेजी से हमारे देखो इस हॉट से इधर की ओर फ्लो करना शुरू करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सरफेसेस से हीट फ्लो करने लगती है, तो जिस वजह से इसकी सरफेस डिफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू करती है। अब आप देखो, जब सरफेस डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो हमें बेटर सरफेस फिनिश नहीं मिलेगी। अब बेटर सरफेस फिनिश में नहीं मिलेगी तो हमारा वर्कपीस क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो जिस वजह से हम लोग क्या करेंगे डियर, इस टूल को पहले तो हीट रजिस्टिंग बनाएंगे, ताकि इस हीट का इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ने पाए। हम लोग पहले तो हीट रजिस्टिंग बनाएंगे। देन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस अनइवन टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस टूल को भी थोड़ा सा हॉट कर देंगे, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, प्री हीट कर देंगे, जिससे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम रहे। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन तक इसको हीट नहीं करेंगे, कुछ टेम्परेचर तक हीट कर देंगे, जिससे इसकी हीट तेजी से इधर ना फ्लो हो। अब मान लो ये 10 डिग्री का हो और ये 1200 डिग्री का हो, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी हीट इधर तेजी से फ्लो करेगी। अगर इसको हम 300 डिग्री हीट कर दिए, ये 1200 डिग्री है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम है, तो यह धीरे धीरे इस पर, तो इस तरीके से वो हमारे जो सरफेस डिफेक्ट है वो दूर होने लगेंगे। ऐसे हम लोग मतलब मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आपको इस पे डिस्कस कर। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर, कोल्ड फोर्जिंग वर्सेस हॉट फोर्जिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या एडवांटेज। तो सबसे पहले देखिए, बिकॉज ऑफ द हायर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, cold forging requires greater force and the workpiece material must have sufficient ductility at the room temperature। सबसे पहले डियर क्या होगा कि बिकॉज ऑफ हायर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी
तो उस पर जब हम लोग कोल्ड फोर्जिंग करेंगे तो हमें हाई फोर्स अप्लाई करना होगा, देन हम रिक्वायर्ड शेप और साइज को अचीव करेंगे। देन आफ्टर ये हमारा क्या हो जाएगा, कोल्ड फोर्ज पार्ट्स हैव। जब कोल्ड फोर्जिंग हम लोग कर लेंगे डियर, तो जो सरफेस मिलेगी, ये वर्कपीस था, इसकी क्रॉस सेक्शन को हमने ऐसे स्प्रेड किया, ये कुछ ऐसे मिल गया। अब इसकी जो सरफेस फिनिश है डियर, इसकी सरफेस फिनिश आपकी क्या होगी, पार्ट्स हैव गुड सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी आर बेटर, या हाई डायमेंशनल एंड हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी आर अचीव। तो ये हमारा हो जाएगा डियर किसके लिए, कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। देन हॉट फोर्जिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, मेटल को हीट करके स्प्रेड करेंगे, तो वहां फोर्स तो कम लगेगा। देखिए, इन हॉट फोर्जिंग रिक्वायर्स स्मॉलर फोर्स, उसी मेटल को स्प्रेड करने के लिए कम फोर्स लगेगा, लेकिन वह मेटल ज्यादा स्प्रेड होगा और अनइवन सरफेसेस प्रोड्यूस करेगा, अनइवन एज प्रोड्यूस करेगा, बट इट प्रोड्यूस एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, लो एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, या एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश आर नॉट गुड। ये डियर हमारा इस तरीके से हो जाएगा हॉट वर्किंग या हॉट फोर्जिंग वर्सेस कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं डियर, अब ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस हमारे कितने टाइप के होंगे उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे, वन बाय वन शुरू करेंगे। ओपन डाई फोर्जिंग क्या होता है, क्लोज डाई फोर्जिंग क्या होता है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग को पढ़ेंगे। फॉरवर्ड फोर्जिंग, रोल फोर्जिंग, तो ऐसे हम लोग एक एक फोर्जिंग को पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे डियर, ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग क्या होगा डियर, ये आपकी एक डाई हो गई, ये आपकी एक दूसरी डाई हो गई, दोनों डाई के बीच में इस रेक्टेंगुलर वर्कपीस को हमने रखा और इससे हम लोग प्रेशर फोर्स, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह वर्कपीस अपने इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएगा और इसकी जो लेंथ है इस लेंथ को डिक्रीज करेगा। जब ऐसा होगा तो आप डियर देखो, ये सरफेस इसके कांटेक्ट में होगी, ये सरफेस इसके, तो यहां पर क्या होगा, देखो हम एक सेंटर पॉइंट अगर मान लें, वर्कपीस इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये पूछा जाएगा कि फोर्जिंग प्रोसेस में सरफेस पे कितने फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होंगे, कितनी सरफेस पे, तो एक सरफेस आपकी ये होगी डियर, एक सरफेस आपकी ये होगी, दोनों सरफेस पे इन फोर्जिंग प्रोसेस, इन फोर्जिंग प्रोसेस देखिए सरफेस, देखो इन फोर्जिंग प्रोसेस फ्रिक्शन फोर्स आर जनरेट इन टू सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स आर जनरेट इन टू सरफेस। दो सरफेस पे हमारा क्या होगा डियर, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। दो सरफेस कौन सी, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस। लेकिन माय डियर क्या होगा, आप देखो कॉन्सेप्ट देखो, लेकिन क्या होगा, ये सरफेस इधर की ओर स्प्रेड होगी और ये इधर की ओर स्प्रेड होगी। अब ये हम जानते हैं डियर कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है। देखो जब ये सरफेस इधर प्रोड्यूस हो रही होगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और ये जो सरफेस इधर प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे सरफेस फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा। अब आप देखो सरफेस ऐसे स्प्रेड होगी और फ्रिक्शन ऐसे अंदर की ओर लगेगा, उनको रजिस्ट करने के लिए। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम करते हैं। इस स्ट्रिप की डिस्टेंस हम लोग मान लो, टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग x ले लें तो स्ट्रिप की डिस्टेंस हम लोग dx लेते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल पार्ट हो जाएगा जो गेट और ES में आता है, हमारे जे में नहीं। तो यहाँ पे देखो केवल हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, और इस साइड से देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ ऐसे जाएगा, इस साइड से इस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमें मिल जाएगी। देन आफ्टर इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डियर ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस। ये हमारा होता है ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस। इसमें देखो क्या होगा डियर, द ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस कैन बी डिसिपिएट बाय ए सॉलिड वर्कपीस placed between two flat die
एंड रिड्यूस इन हाइट बाय कंप्रेसिंग इट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फ्लैट सरफेस के बीच में, फ्लैट डाई के बीच में वर्कपीस को रखेंगे, प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर ये हमारे इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे डियर ओपन डाई फोर्जिंग, कॉमा दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड अपसेटिंग और फ्लैट डाई फोर्जिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज अपसेटिंग प्रोसेस, या ऐसे कह दे कि द नेम ऑफ ओपन डाई फोर्जिंग इज, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक ऑप्शन या तो डाई फोर्जिंग दे दे या अपसेटिंग प्रोसेस दे दे, तो उसे आपको याद रखना। ये आपका कहलाएगा ओपन डाई फोर्जिंग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस। इसमें देखो क्या होगा, जैसे ओपन डाई थी वैसे इस डाई को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज करके अब फोर्स अप्लाई करेंगे। ये डाई कुछ हमारी इस तरीके से थी, ये कुछ इस तरीके से होगी। अब ये क्लोज, जब ये ऐसे आएगी तो इसी के अंदर मेटल स्प्रेड होगा, इसी को बोलेंगे क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस। लाइक दैट ये हमारा कुछ ऐसा होगा। देखो डाई में हमने ये स्लॉट काट रखा, अब जिस स्लॉट को हमने काट रखा है उसी स्लॉट का मेटल हमारा स्प्रेड होकर कन्वर्ट होगा, और ये हमारा हो गया, ये हो गया डाई, ये हो गया डाई, और ये हो गया हमारा ब्लैंक। ब्लैंक मतलब क्या होता है, वर्क पीस होता है। अब इस ब्लैंक को इसमें रखा, फिर हमने जब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लैंक स्प्रेड होगा और इसे फिल करेगा, इसे फिल करेगा। एट लास्ट हमारा ये ब्लैंक कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर और इस पर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल बाहर भी निकल जाएगा। फिर ये एग्जैक्ट हमें कैसा मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा, एग्जैक्ट ऐसा मिलेगा। तो इस तरीके से इस शेप का मेटल हम लोग अचीव कर लेंगे। और पहले हम लोग कौन सा शेप यूज कर रहे थे, इस शेप को लेकर इस शेप का अचीव करेंगे। अब यहाँ पे देखो डियर, इस शेप को अचीव कर रहे हैं तो एक आपने देखा कि कुछ मटेरियल अगर मान लो ऐसा ना बने, ये हो जाए, ये शेप ऐसा बने, ध्यान से देखो आप, ये शेप कुछ ऐसा बने। अब इसमें क्या हो रहा है डियर कि मेटल को हम इस कंप्रेस करके ऐसा बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो ऐसा बन रहा है, बाद में उसे हम लोग ऐसे काट देंगे, काट के निकाल देंगे। लेकिन वो ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि जब डाई को हम लोग कंप्रेस कर रहे थे तो जो बीच में स्पेस बच रहा था वहां से मेटल फ्लो करके आगे की ओर बढ़ रहा था। इसी फ्लो ऑफ मेटल को डियर बोलते हैं फ्लैश। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। अभी फ्लैश से रिलेटेड और पॉइंट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये समझो कि फ्लैश क्या होता है। जब डाई को हम कंप्रेस करते हैं तो बिटवीन 2 गैप्स मेटल आर फ्लो, दिस मेटल इज कॉल्ड फ्लैश। ये हमारा हो गया। अब इसमें देखो डियर, ये क्लोज डाई था, तो क्लोज डाई में क्या होगा, दिस इज द फोर्जिंग मेथड वेयर द सरफेस ऑफ अपर डाई एंड लोअर डाई मीट। जब हमारी अपर डाई और लोअर डाई की सरफेस आपस में मीट होंगी, ये सरफेस और ये सरफेस आपस में मिलेंगी, द सरफेस ऑफ अपर डाई एंड लोअर डाई आर मीट, देन आफ्टर मीट आफ्टर द कंप्लीट फोर्जिंग। कंप्लीट फोर्जिंग के बाद अपर डाई और लोअर डाई हमारी क्या होंगी, मीट होंगी, और ये सरफेस बनेगी। लेकिन मीट अगर नहीं हो रही है, बीच में मेटल फ्लो कर जा रहा है, वहां पे क्या बन रहा है, फ्लैश बन रहा है। दे फॉर्म ए क्लोज्ड कैविटी एंड द प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड फोर्ज्ड मटेरियल fills the intricate portion with the help of फ्लैश एंड गटर प्रोवाइडेड। तो ये हमारा हो जाएगा ओपन क्लोज डाई फोर्जिंग। अब आगे बढ़ते हैं डियर, अब हमारा क्या होगा, फ्लैश एंड गटर्स हमारे क्या होते हैं। देखो फ्लैश हमारे क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से मेटल आपका यहां तक फ्लो कर जाए, ये हमारा होगा फ्लैश। देन आफ्टर एक शेप आप देख रहे हो, ये शेप आपने देखा, यहां पे हमारा क्या है डियर, देखो इस तरीके से एक हमने क्या लिखा है, एक हमने ये ले लिया डाई, इस शेप की एक हमने ले लिया डाई, जिसे हमने ले लिया अपर साइड में लगा रहे हैं तो अपर डाई होगा, यही लोअर साइड में लगाएंगे तो लोअर डाई होगा। अब एक दूसरी हमने लोअर डाई ले लिया, इसका आपने शेप आपने देखा, इसका हमने इस शेप का रख रखा।
अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे डियर, जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आके मिक्स होगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा, और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे की ओर ऐसे आके खिसकता चला जाएगा और ये वाला पॉइंट इसके साथ मिक्स होगा। तो जब ऐसे मिलेगा तो यहाँ देखो ये मटेरियल इस तरफ बाहर आना शुरू होगा, इसी को बोलते हैं डियर फ्लैश, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से इस मेटल को हम लोग जब ऐसे कंप्रेस करेंगे तो इस ब्लेड को कंप्रेस करके जिस भी शेप का यहाँ पे जो भी कैविटी हमें बनी हुई थी वो कैविटी का मेटल देखो आसानी से इस कैविटी में हम मेटल को कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट करने के बाद आफ्टर इसे हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये मटेरियल हमारा बाहर आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं डियर फ्लैश। अब यहाँ देखो फ्लैश हमारा क्या होता है इसकी बात कर ले। तो जो एक्सेस मेटल होता है, यहाँ देखो ये जो एक्सेस मेटल निकल रहा है, यहाँ देखो ये जो एक्सेस मेटल निकल रहा है, बाद में इसे हम लोग रिमूव कर देंगे, इसी एक्सेस मेटल को हम लोग फ्लैश बोलते हैं। यहाँ कंप्लीट फिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस डाई के अंदर सारी जगह पे जाकर कंप्लीट फिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे देखिए द एक्सेस मेटल एडेड टू द स्टॉक ऑफ द इंश्योर कंप्लीट फिलिंग। एक्सेस मेटल, मेटल थोड़ा सा ज़्यादा होगा उसमें और वही रिस्पॉन्सिबल होगा कंप्लीट फिलिंग के लिए डाई की कैविटी में। ऑफ द डाई कैविटी इन द क्लोज्ड डाई फोर्जिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड फ्लैश। जो हमारा डाई कैविटी में कंप्लीट फिलिंग के लिए एक्स्ट्रा मेटल होगा वही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को माय डियर हम लोग बोलते हैं फ्लैश। देन आफ्टर A flash act as a cousin for impact blow and also वो help करेगा to restrict the outward flow of metal, thus helping in filling of intricate section in the upper die। ये आपका क्या करेगा, मेटल को बाहर फ्लो होने से भी रोकेगा, ये आएगा इधर कूल्ड होगा और इसी की वजह से मेटल इसके अंदर चारों तरफ कंप्लीट फिल होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डियर फ्लैश। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैश के बारे में। फ्लैश के बारे में और बात इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। द मटेरियल फील्ड इन फ्लैश कूल्स रैपिडली। अब ये जो फ्लैश का मटेरियल है, जब इसको हमने कंप्रेस करना शुरू किया, आप देखो ये आपका क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल होने के कारण ये रैपिडली कूल हो जाएगा। अब ये जो रैपिडली कूल हो गया तो ये इसके बाहर मेटल को आने से रोकेगा, बाहर मेटल को आने से रोकेगा और उसके बाद फिर अब हम कंप्रेस करेंगे तो ये जितनी कैविटी में मेटल खाली है ये यहाँ पे जाके फिल हो जाए। तो इस तरीके से बाहर आने के लिए रोकता है क्योंकि रैपिडली कूल होकर सॉलिड हो जाता है। देन आफ्टर रैपिडली कूल एंड हेंस इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्लो बाय इंक्रीजिंग द फ्रैक्शन। जब हम लोग इस डाई से और प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो अब इस मेटल को इधर बाहर आने से ये रोकता है क्योंकि वह ऑलरेडी पहले कूल हो चुका है। स्मॉल अमाउंट है, हीट जल्दी से रिलीज हो गई। अब यहाँ लार्ज अमाउंट है तो हीट यहाँ ज़्यादा है, इसे कूल होने में टाइम लगेगा। ये हमारा हो गया फ्लैश का वर्क। नेक्स्ट पॉइंट फ्लैश का देखिए। द अमाउंट ऑफ फ्लैश डिपेंड ऑन द फोर्जिंग साइज एंड मे वेरी फ्रॉम 10 to 15% ऑफ कास्टिंग। अब ये जो हम लोग फ्लैश दे रहे हैं डियर, ये जो इतना फ्लैश हमने दिया, यहाँ इसे रिमूव करके आपको दिखा, देखिए ये जो यहाँ पे हमने फ्लैश आपको दिया, चलिए यहाँ पे आप देखो ये जो फ्लैश हमने आपको दिया डियर, ये डिपेंड करेगा, ये वाला देखो फ्लैश यही है हमारा, एक ये है एक ये है, ये फ्लैश आपका डिपेंड करेगा साइज ऑफ कास्टिंग पर। अगर कास्टिंग का साइज बड़ा होगा तो फ्लैश ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा चौड़ा भी लेंगे, और कास्टिंग का साइज छोटा होगा तो फ्लैश आपका कम लेंगे, लेकिन लगभग 10 to 15% आपका क्या होता है, फ्लैश होता है टोटल कास्टिंग का। इसका मतलब इस कास्टिंग में या इस मेटल फॉर्मिंग में 100% यील्ड आपका नहीं आएगा। कुछ मेटल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैश के रूप में बेकार हो जाएगा, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। आगे बात करते हैं।
द फोर्जिंग लोड कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फ्लैश थिकनेस। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग फोर्जिंग लोड को देखो, द फोर्जिंग लोड कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फ्लैश थिकनेस। अगर फ्लैश थिकनेस को हम लोग ऐसे इंक्रीज करें, ये जो थिकनेस अगर हम लोग फ्लैश इतना ले लें, फ्लैश की थिकनेस इतनी ले लें, तो उस समय क्या होगा, ये जो फोर्जिंग लोड लगा रहे हैं ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लैट की थिकनेस आपकी बढ़ जा रही है फ्लैश, तो इसीलिए फ्लैश की थिकनेस को कम रखेंगे तो हाई फोर्जिंग लोड इस पर अप्लाई कर सकते। देन आफ्टर ये हमारा हो गया फ्लैश। अब नेक्स्ट बात करते हैं गटर आपके क्या होते हैं। गटर वो जिसमें पानी फ्लो करता है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किस में बात हो रही है, मेटल फॉर्मिंग में। मेटल फॉर्मिंग में वो भी फोर्जिंग टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है। तो गटर आपका क्या होगा, देखिए, इन एडिशन टू फ्लैश प्रोविजन शुड बी मेड इन द डाई फॉर एडिशनल स्पेस so that any excess metal can flow and help in the complete closing of the die. This is called gutter. इसका मतलब डियर क्या है कि जैसे मान लो ये डाई थी, अब इसमें ये शेप हमने दे दिया, अब यहाँ पे देखो ये हो गया एक तरह से। अब जब ये दोनों डाई आपस में मीट करेंगी तो यहाँ पे ये जो मेटल है माय डियर, ये जो मटेरियल हमने भरा हुआ था ये इधर की ओर फिल करेगा। अच्छा, जब आपने देखा ये मेटल इधर की ओर फिल कर रहा है, तो जब कंप्लीट ये डाई आपस में कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, इस डाई की सरफेस इस डाई की सरफेस से कभी भी कंप्लीट फिल नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस मेटल को यानी कि हम क्या करेंगे, इस मेटल के फ्लैश को फ्लो कराने के लिए इस डाई में एक पैसेज हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, इस डाई में एक पैसेज प्रोवाइड करा देंगे ताकि ये जो हमारा मेटल ये इधर की ओर आकर ऐसे फ्लो करे और आसानी से ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ कांटेक्ट करे और अच्छी फोर्जिंग प्रोसेस वर्क हमारा प्रोड्यूस हो। तो इसी पैसेज को, ये जो पैसेज हमने बनाया डियर, इस पैसेज को, पैसेज जो हमने बनाया इसी पैसेज को हम लोग बोलते हैं गटर। अब आई थिंक आपको यहाँ से गटर समझ में आ गया होगा। फ्लैश के लिए हम दो डाई को आपस में मीट होने के लिए फ्लैश के रास्ते को जो हम पैसेज देते हैं, फ्लैश के लिए जो पैसेज देते हैं उसी पैसेज को गटर कहते हैं। देन आफ्टर विदाउट ए गटर ए फ्लैश में बिकम एक्सेसिवली थिक नॉट अलाउिंग द डाई टू क्लोज कंप्लीटली। अगर हम इस गटर को नहीं बनाएंगे तो ये डाई आपस में कंप्लीटली एक दूसरे के साथ क्लोज्ड नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये हमारा फ्लैश यहाँ पे बना हुआ है। तो इसीलिए हम फ्लैश को रास्ता देने के लिए उसमें क्या करते हैं, देखिए ऐसा बना देते हैं। अगर हम एग्जैक्ट डाई की बात करें, वो हमारा ये आपका डाई का रास्ता था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये फ्लैश के लिए चाहे कुछ भी शेप दे दो, जरूरी नहीं कि वो कैसा शेप हो। ये आपका हो गया एक डाई का चैम्बर। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब मेटल आपका क्या होगा डियर, ऐसे इस पे जब हम लोग देखो ये मेटल था, अब इसे कंप्लीट चिपकना है डाई को, तो यहाँ ये फ्लैश आएंगे और यहीं पे आपके क्या होंगे, सब फ्लैश यहीं पे कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और ये डाई आपकी आपस में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, फिल्ड हो जाएगी। जितना एक्स्ट्रा मेटल होगा वो सारा यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा और बाकी का सारा मेटल इसमें प्रॉपर तरीके से फिल्ड हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डियर गटर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, देखिए अब ये हो गया गटर डेप्थ एंड विड्थ। चलिए, गटर डेप्थ एंड विड्थ शुड बी सफिशिएंट टू एकोमोडेट द एक्स्ट्रा मटेरियल। वह गटर का जो विड्थ और डेप्थ होता है उस एक्स्ट्रा मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और साथ में मान लो ये इसमें क्या है, ये हमारा ये फिल हो रहा है। अब ये मेटल पूरा जिसमें इसमें पूरा फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद जो एक्स्ट्रा ये मेटल बचेगा वो इस गटर में आकर स्टोर हो जाएगा।
तो ये क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल को अपने अंदर कंपनसेट कर लेता है। देन आफ्टर यहाँ से आई थिंक आपको गटर एंड फ्लैश समझ में। अब आगे बात करते हैं। देखिए माय डियर, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं अपने फोर्जिंग ऑपरेशन में, उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हमें फोर्ज करना है तो कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसकी हम बात करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर, सबसे पहले हम लोग फुलरिंग प्रोसेस को करेंगे। फुलरिंग हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास एक, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग करने के बाद जो हमारे पास फिलेट, कॉमा ब्लूम एंड स्लैब, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है, इन सभी ऑब्जेक्ट में से सबसे पहले हम उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने के लिए या क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाने के लिए फुलरिंग प्रोसेस करते हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे उस पे, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे उस पे स्वैगिंग प्रोसेस एंड एजिंग प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से हम लोग, देखो ये ऑब्जेक्ट था, इस पे हम लोग यहाँ फुलरिंग प्रोसेस किए, देन स्वैगिंग प्रोसेस करेंगे। देन आफ्टर इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेंडिंग प्रोसेस कर लिए। बेंडिंग के बाद इस पे हम लोग ब्लॉक एंड डाई लगाए और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करके फाइनल फिनिश ऑपरेशन कर लेंगे और यहाँ कुछ फ्लैशिंग दे देंगे। तो ये स्टेप हमारे होते हैं डियर। मतलब हम क्या करेंगे, फुलरिंग प्रोसेस, देन स्वैगिंग, देन आफ्टर एजिंग करेंगे, प्रिपेयर ऑफ एज, देन कॉगिंग प्रोसेस करेंगे, देन फ्लैटनिंग करेंगे, देन ब्लॉकिंग करेंगे, देन आफ्टर फिनिशिंग ऑपरेशन एंड लास्ट में ट्रिमिंग ऑपरेशन करके, ट्रिमिंग किसको करेंगे, जो फ्लैशिंग वगैरह हमने दे रखा है उसको कंप्लीट करके हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को अपने यूजफुल फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में अचीव कर लेंगे। तो अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए डियर, जब हमारे पास कोई ब्लैंक होता है तो इस ब्लैंक को सबसे पहले हम किसी डाई या शेप में रखकर, जैसे मान लीजिए इस तरीके की आपकी डाई हो और इस तरीके से पहले आपका वर्कपीस था, वर्कपीस आपका ऐसा था, तो अब इस वर्कपीस को इस डाई में रख के जब हम कंप्रेस करेंगे डियर, तो कंप्रेस करके ये वर्कपीस हमारा देखिए कैसा मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फुलरिंग प्रोसेस। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक एक प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। जैसे ब्लैंक था, ब्लैंक से यहाँ पे हमने डाई लगा के इसे क्या किया, इस तरीके से कंप्रेस किया, तो यहाँ पे ये शेप में हमारा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया, जिसे हम लोग फुलरिंग प्रोसेस कहते हैं। देन आफ्टर हमारा क्या है, एजिंग और डबल ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमें क्या करना था, इस तरीके से शेप बनानी थी, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का टूल लेंगे, इस तरीके के हम लोग डाई लेंगे और इस डाई को इसके अंदर क्या करेंगे, कंप्रेस कराएंगे, तो देन आफ्टर ये शेप हमें अचीव हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, एजिंग और डबल ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस, क्योंकि हम लोग इधर से भी ओपनिंग दे रहे हैं, इधर से भी ओपनिंग दे रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, देखिए फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट हम तैयार कर लेंगे कोई, इसमें हम लोग ब्लॉक भी बना रहे हैं इम्प्रेस करके, जब इसको इम्प्रेस करेंगे तो ये ब्लॉक भी हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसे हम लोग ब्लॉकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक एक स्टेप को बनाते हैं। अब अपने देखिए, कास्टिंग से भी इस प्रोडक्ट को बना सकते थे, लेकिन कास्टिंग से इसकी स्ट्रेंथ वीकर मिलती, इसीलिए हमने इसको फोर्जिंग से बनाया। अब एक एक स्टेप के बारे में समझते हैं। फुलरिंग हमारा क्या होता है डियर, देखिए क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो वो आपका इन्हीं स्टेप्स में एक ऐसे क्वेश्चन उठा के दे देगा, व्हाट इज फुलरिंग प्रोसेस, और 4 ऑप्शन आपके चारों दिए रहेंगे, फ्लैटनेस, फुलरिंग, कॉकिंग, इन सबको मिलाकर दिए रहेंगे। तो यहाँ समझते हैं फुलरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो देखिएगा, द फर्स्ट ऑपरेशन टू बी डन इन ड्रॉप फोर्जिंग इज टू ड्रा आउट ऑफ द स्टॉक at the necessary portion by striking the metal with sharp and rapid blow। मतलब जो हमारा पहला मटेरियल मिलता है, जब हम लोग कास्टिंग करने के बाद जो बिलेट, ब्लूम या स्लैब बनाते हैं, उस पर जो पहला प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो फर्स्ट प्रोसेस हमारा कहलाता है फुलरिंग प्रोसेस। Then after in fulling the length increase and cross section decrease of the workpiece। मान लीजिए कि इस तरीके से वर्कपीस आपका था, अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन था, ये क्रॉस सेक्शन था इसका। हम जब इस पे फुलरिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे डियर, तो ये इस तरीके से ऐसा कर देंगे जिससे इसकी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी,
इंक्रीज कर जाएगी और इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फुलरिंग प्रोसेस। देन आफ्टर ये देखिए इस तरीके से ये हमने क्या किया है, जब इस पर हम ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ थोड़ी बहुत क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो ये वाला क्रॉस सेक्शन कुछ इस शेप में ऐसे कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से फुल रिंग का हमारा दिया हुआ था कि जब फुल रिंग पर हमें एक स्टैंडर्ड डाई लगाते हैं तो उस डाई के लिए हमारा जो दिया होता है, जैसे ये जो हमारा आउटर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस, ये लगभग देखो आउटर रेडियस 30 to 50 डायमीटर के बराबर लेते हैं, वेयर डायमीटर इज द वर्कपीस, कॉमा ये जो हमारा है यहाँ पे 15 to 100 लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, ये केवल आपको ऐसे ही एज्यूम करने के लिए दिया गया है, कभी भी डाई के स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। देन आफ्टर ये इस तरीके से इसका यहाँ पे इनर रेडियस कर्वेचर दिया गया है, ये आउटर रेडियस कर्वेचर दिया गया है, सेम यहाँ पर भी आउटर और ये इनर, ये आउटर रेडियस कर्वेचर, ये इनर रेडियस कर्वेचर होगा। तो इस तरीके से है, अगर इसे ऊपर रखेंगे तो इसे बोलेंगे टॉप डाई, और अगर इसे नीचे रखेंगे तो इसे बोलेंगे बॉटम डाई। ये हमारा हो जाएगा बॉटम डाई। तो इस तरीके से हम इस पे फुल रिंग प्रोसेस कर लेते हैं। अच्छा, रिवेट में भी हम लोग फुल रिंग प्रोसेस करते हैं, सेम यही प्रोसेस अप्लाई करके जो रिवेट में हम लोग करते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम लोग कॉल्किंग एंड फुल रिंग प्रोसेस करते हैं, जिसे हम लोग कॉकिंग एंड फुल रिंग प्रोसेस करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये रिवेट प्लेट होती है, ये एक दूसरी प्लेट होती है, दोनों पे होल करके हम लोग यहाँ पे ऐसे रिवेट लगा देते हैं। अब इस जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए डियर हम क्या करते हैं, इसकी प्लेट को कुछ ऐसे काट कर यहाँ पे कंप्रेस कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास टूल होता है, इस टूल से यहाँ पे इसकी एज को क्या करते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए कॉकिंग एंड फोल्डिंग प्रोसेस करते हैं। वो हमारा कहलाता है कॉकिंग एंड फोल्डिंग प्रोसेस, लेकिन ये हमारा रिवेट जॉइंट के केस में होगा। आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट बात करते हैं स्वैगिंग प्रोसेस। स्वैगिंग में आप देखो डियर, इस तरीके से हमारी एक डाई है, ये हमारी एक डाई है, इस डाई में देखो आप इंटरनल इस तरीके से शेप हमारे कटे हुए हैं। अब इस डाई, ये देखो 3 डाई है, तीनों को जब हम लोग क्या करेंगे, आपस में रखेंगे तो एक अंदर सिलेंड्रिकल सेल हॉलो कैविटी क्रिएट होगी। तो उसके अंदर अगर इस वर्कपीस को रख के या इस वर्कपीस के ऊपर इस डाई को रख के हम लोग रोटेट कराएंगे और कंप्रेस करेंगे तो इस वर्कपीस की शेप इस शेप में आ जाएगी, शेप वही रहेगा, उसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर स्वैगिंग प्रोसेस। इसमें देखिए, ए फोर्जिंग मेथड फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए बार and in the process making it longer by using drop roll forging is termed as स्वैगिंग प्रोसेस। तो स्वैगिंग में आपका क्या होगा डियर, देखो इस लार्ज डायमीटर के सिलेंड्रिकल शैफ्ट को उसके डायमीटर को स्मॉल डायमीटर में कन्वर्ट करना होगा, इसी को हम लोग स्वैगिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब किसी भी वर्कपीस का डायमीटर हम लोग कम करेंगे तो उसकी लंबाई हमारी इंक्रीज कर जाए, ये हमारा होता है स्वैगिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस क्या होगा डियर, इस तरीके से देखिए, अगर ये डाई हमारी थी, मान लो ये वर्कपीस हो जाए, अब इस वर्कपीस पे आप देखो इस शेप की अगर हम डाई को इंप्रेस करें, इस शेप की डाई को अगर हम लोग इंप्रेस करें तो ये हमारा क्या होगा डियर, इसी एज को यहाँ इस वर्कपीस पे प्रोड्यूस कर देगा। मान लो ये हमारा वर्कपीस था, इस पे इंप्रेस करेंगे तो ये वर्कपीस इधर की ओर ऐसे और ये वर्कपीस इधर की ओर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इस पे एज बननी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डियर एजिंग प्रोसेस। यही अगर जस्ट अपोजिट होता तो ये हमारा कहलाता फुलरिंग प्रोसेस। तो फुलरिंग प्रोसेस का यह अपोजिट देखिए, यहाँ देखिए, गैदर द मटेरियल एज रिक्वायर्ड इन द फाइनल फोर्जिंग, द परफॉर्म शेप आल्सो help in proper location of stock in the blocking impression is called aging process, or that is reverse of furring process. Then after देखो, इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि ये कह क्या रहा है कि जैसे मान लो
इस डाई को जब हम इम्प्रेस कराएंगे तो इतना मटेरियल ये होल्ड करेगा। ब्लैक कलर से आप देखिए, जब इसको हम लोग इम्प्रेस कराएंगे तो इतना मटेरियल ये होल्ड करेगा। फिर उसके बाद ये कंप्रेस होने लगेगा तो इस मटेरियल को खींच कर यह अपनी ओर इधर भेजना शुरू करेगा, यह अपनी ओर इधर भेजना शुरू करेगा। तो इसका मतलब यह क्या करेगा, यह एज जहां तक कंप्रेस होगी, जहां तक टच करेगी, उसके बाद उसे अपने पास मटेरियल को कलेक्ट करेगी। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजिंग प्रोसेस। और फुलरिंग में जो एज टच हो रही थी उसे फैलाने की कोशिश कर, तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये इस तरीके से था, ये हमारा है एजिंग प्रोसेस। यहाँ ये वर्कपीस को हमने रखा, देखो वर्कपीस आपका इस तरीके से कलेक्ट होना शुरू हो गया। स्टेप 1 में हमारा कुछ ऐसा, जब हमने प्रेशर लगाया और प्रेशर फोर्स को बढ़ाएंगे तो मटेरियल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के इस कैविटी को एडॉप्ट कर लेगा। देन आफ्टर जब रिमूव करेंगे तो ये मटेरियल हमारा इस शेप में मिल जाएगा। देखिए मटेरियल हमारा इस शेप में मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग एजिंग प्रोसेस। देन आफ्टर कॉगिंग प्रोसेस, मान लीजिए कॉगिंग आपसे पूछ लिया जाए, पूछा भी गया है, व्हाट इज कॉगिंग प्रोसेस। तो कॉगिंग प्रोसेस क्या होता है डियर, कॉल्ड, देखिए कॉगिंग इज कॉल्ड ड्राइंग आउट इज बेसिकली एन ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन इन विच द थिकनेस ऑफ ए बार इज रिड्यूस्ड बाय द सक्सेसिव फोर्जिंग स्टेप एट स्पेसिफिक इंटरवल। मतलब कि जैसे मान लो, एक डायग्राम से समझो कि देखो ये हमारा क्या है, एक वर्कपीस इसका हमने रख लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन आप कुछ इस तरीके से देखोगे, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। जब इस पे हम लोग डाई से फोर्स लगाएंगे तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में इस तरीके से देखो, इसको हम लोग क्या किए, इस क्रॉस सेक्शन में रिड्यूस करना शुरू कर दिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉगिंग प्रोसेस। तो ये हमारा होता है स्टेप में जब हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को फोर्ज करना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कॉगिंग इज कॉल्ड ऑलवेज ओपन डाई फोर्जिंग में कहलाएगा, ओपन डाई फोर्जिंग में, क्लोज्ड डाई फोर्जिंग में इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लैटिंग प्रोसेस। फ्लैटिंग का मतलब क्या है डियर, या तो हम मैनुअल हैमर से, इसे हम लोग हैंड हैमर जो कि हम लोग सिंपल सा, जो हमारे स्मिति यानी कि लुहारी गिरी साला जो हमारी होती थी, शॉप होती थी स्मिति शॉप, या हम सिंपल सा बाहर दुकान पे जो लुहार के पास जाते थे धार को तेज करवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता था, वो हमारे करते थे, वर्कपीस को लेते थे, या तो उसे कोल्ड स्टेट में या हॉट स्टेट में, वर्कपीस को या तो फर्नेस में गर्म करके या तो कोल्ड स्टेट में ही हैमरिंग प्रोसेस कर करके उसके शेप को चेंज करते थे, धार को तेज करते थे। वही प्रोसेस हमारा कहलाता है, वही प्रोसेस कहलाता है फ्लैटनिंग प्रोसेस। ये हैमर आपका बाय हैंड ऑपरेटेड भी होगा और ये हैमर आपका ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, डिफरेंट टाइप के हैमर आपके यूज होंगे फ्लैटिंग प्रोसेस में। तो ये आपका वर्कपीस होगा, यहाँ आपकी ये एनविल रखी होगी। अब इस एनविल पे, अब एनविल का डायग्राम आपका कुछ इस तरह भी होता है, ये अलग बात है। तो इस एनविल पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ये वर्कपीस ऐसा रख दिया जाएगा और हम उस पर क्या करेंगे, वर्कपीस को रख के बाय हैंड हैमरिंग। तो इस तरीके से प्रोसेस कहलाएगा हमारा फ्लैटनिंग प्रोसेस। मीन्स दिस इज द फोर्जिंग ऑपरेशन यूज्ड टू फ्लैटन द सरफेस ऑफ द फोर्ज प्रोडक्ट आफ्टर फुलरिंग और एजिंग प्रोसेस। फुलरिंग और एजिंग प्रोसेस के बाद हम उस वर्कपीस को फ्लैटनिंग प्रोसेस करेंगे। देन फ्लैटनिंग के बाद उसकी और सरफेस फिनिश करने के लिए हम लोग फिनिशिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो फ्लैटनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं डियर, फिनिशिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो फ्लैटनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं डियर, फ्लैटनिंग के बाद हम लोग फिनिशिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। फिनिशिंग प्रोसेस में देखिए हम क्या करते हैं, द डायमेंशन ऑफ द फिनिश्ड इम्प्रेशन आर सेम एज दैट ऑफ द फाइनल फोर्जिंग डिजायर्ड। तो जो हमारी फाइनल फोर्जिंग डिजायर्ड होती है उस शेप में लाने के लिए हम उस वर्कपीस पे मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई करके उस पे हम लोग सरफेस को फाइनल फिनिश करते हैं विथ द नेसेसरी अलाउंसेस एंड टॉलरेंस कॉमा ए फ्लैश एंड गटर। जो फ्लैश और गटर हम लोगों ने यूज किया हुआ था शुड बी प्रोवाइडेड इन द फिनिशिंग इम्प्रेशन।
तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन अब हमारा क्या होगा डियर, इसके बाद जब हम लोग देखो ट्रिमिंग कर लेंगे, जो हमने क्या लगा रखा है अपने वर्कपीस में, हमने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जब हम लोग कंप्रेस कर रहे थे तो कुछ मटेरियल की एजेस भाग गई होंगी, वहाँ पे कुछ हम लोगों ने क्या लगा रखा होगा, गटर लगा रखा होगा। तो उन सब गटर्स को, फ्लैश को काटने के लिए, एजेस को काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिमिंग प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स आफ्टर फिनिशिंग ऑपरेशन इज ओवर, फ्लैश आर कट बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिमिंग। अब देखिए ये हमारी डाई थी, ये हमने वर्कपीस को रखा, ये हमने दूसरी डाई लिया। अब यहाँ पे ये वर्कपीस जब फिल होगा, देखिए वर्कपीस फिल होगा, फिल होने के बाद वर्कपीस कुछ यहाँ तक ऐसे बढ़ा हुआ था, यही प्रोसेस को, इसी को हम लोग बोलते थे फ्लैश। और इस फ्लैश को कम करने, मतलब फ्लैश को निग्लिजिबल करने के लिए हम चाहेंगे कि ये दोनों डाई आपस में कांटेक्ट हो, तो यहाँ पे एक सरफेस जनरेट कर देते थे जिसे हम लोग गटर बोलते थे। तो ये फ्लैश आकर यहीं पे सेव हो जाता था। तो अब आप कहोगे जब सर फ्लैश को हटाना ही है तो फ्लैश देते क्यों हैं, तो डियर फ्लैश इसलिए देते हैं ताकि ये डाई कहीं से कैविटी ना रह जाए। जब हम कंप्रेस करें तो ये फ्लैश क्या करता है, इसको फीडिंग की तरह भी देता रहता है, इसीलिए हम लोग फ्लैश रखते हैं। तो आफ्टर जब हम लोग क्या करेंगे, इस डाई को ओपन कर लेंगे तो इस फ्लैश को यहाँ से और यहाँ से काटने के लिए ट्रिमिंग प्रोसेस का यूज करें। देन आफ्टर ये देखिए, ये तो हमारा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरियस फोर्जिंग टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है, प्रेस फोर्जिंग क्या होता है, अपसेट फोर्जिंग क्या होता है, रोल फोर्जिंग क्या होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस को डियर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू माय डियर।